भारत में हर घंटे एक मौत हो रही है और पूरे संसार में यह जो चीज़ है ये मौत का कारण बन रहा है। वंचक नमस्कार, मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। आज मेरे विस्फोट का विषय है दहेज प्रथा। मैं बात करूंगा दहेज पे और मैं बात करूंगा कि ये दहेज जो है ये सही है या गलत है। आतंक समाचार का इस पर क्या नज़रिया है। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि ये दहेज है क्या। तो दहेज एक ऐसी प्रथा है जहाँ पर विवाह के समय वर पक्ष को वधू पक्ष के द्वारा पैसे, संपत्ति या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती है जो वर पक्ष के लिए एक संपत्ति के तौर पर, एक एसेट्स के तौर पे प्रतीत होता है। अर्थात दहेज वो संपत्ति है, वो पैसे हैं, वो अलग अलग वस्तुएं हैं जो विवाह के समय वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। जहाँ तक बात आती है दहेज प्रथा की, इस सिस्टम की, डॉरी सिस्टम की, दहेज को अंग्रेजी में डॉरी कहते हैं, तो इस डॉरी सिस्टम की, इस दहेज प्रथा की जहाँ तक बात आती है तो ये जो दहेज प्रथा है ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे संसार में ये प्रथा चलते आ रहा है। और जहाँ तक बात होती है कि दहेज प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, दहेज शुरू कहाँ से हुआ, दहेज सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ, तो अगर हम अलग अलग अध्ययन, अलग अलग अनुसंधान, अलग अलग रिसर्च की बात करें तो यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि ये जो दहेज प्रथा है वो जापान से लेके आयरलैंड अर्थात यूरेशिया, यूरोप और एशिया जैसे महादेश से शुरू हुए और आज ये चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, ये हर जगह पे अपना पाँव पसार चुका है। दहेज प्रथा जो है, दहेज जो है ये हर जगह पे फैल चुका है। अब बात आती है कि ये जो दहेज है ये हमने तो ये समझ लिया कि दहेज का मतलब क्या होता है। दहेज का मतलब होता है वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को संपत्ति, पैसा, वस्तु वगैरह देना। अब बात आती है कि ये सही है या गलत है, ये क्यों दिया जा रहा है और ये क्या सही है या गलत है। तो मैं आऊँगा, विश्लेषण करूँगा कि ये क्यों दिया जाता है, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। क्योंकि हर चीज़ को हम एब्सोल्युटली 100% सही या फिर 100% गलत नहीं मान लेते। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ ज़्यादा गलत है तो वो गलत हो जाता है और फिर हम उसको, हमारा एक धारणा बनाना पड़ता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, लेकिन हमें जो हावी पक्ष है, जो मेन पक्ष है, उसके आधार पे ये देखना होता है कि कोई भी चीज़ सही है या गलत है। तो मैं यहाँ पर अगर दहेज की बात करता हूँ, मैं यहाँ पर अगर दहेज पे आतंक समाचार के विचार की बात करता हूँ, अपने विचार की बात करता हूँ, तो आतंक समाचार दहेज प्रथा के खिलाफ है। आतंक समाचार दहेज प्रथा को कुरीति मानता है, यह नहीं होना चाहिए, यह समाज के लिए हानिकारक है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इसके कारण से हर घंटे एक मौत हो रही है भारत में। ये तो पहले का डेटा है, अब तो और ये ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और संसार में भी यह मौत का कारण बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय NGO जैसे बहुत बड़े बड़े जो संगठन हैं वो इस पर विचार और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं ताकि इसको किस तरीके से रोका जा सके। तो बात आती है दहेज। दहेज जो है ये गलत है, आतंक समाचार कहता है कि ये गलत है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये दहेज जो है ये लिया और दिया जा रहा है, क्योंकि दहेज जो है वो वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है और अधिकांश लोग कह रहे हैं ये गलत है, भारत में इसके खिलाफ कानून भी बन चुके हैं, भारत और संसार के सभी लोग की बात न भी करें तो अधिकांश लोग कहते हैं कि ये चीज़ गलत है और इसके खिलाफ भारत में भारतीय संविधान के अंदर कानून भी बन चुका है 1961 में, जो कि डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट 1961 के नाम से जाना जाता है। और इसके भारतीय आचार संहिता, इंडियन पिनल कोड के अंदर भी 2 सेक्शंस हैं जिसके अंदर डॉरी को प्रोहिबिटेड किया गया है, डॉरी को, दहेज को प्रतिबंधित या फिर इसको रोकने की बात कही गई है। तो भारतीय संविधान, भारत, दुनिया, अलग अलग देश, हमारा समाज,
ये सब कहता है कि दहेज जो है वो गलत है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दहेज का समर्थन करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। लेकिन हमारा आतंक समाचार जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली में विश्वास नहीं करता है। ये कहता है एक ही चीज़ होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, और हम लोग जो बात करते हैं वो डायरेक्टली ही करते हैं। हम लोग इनडायरेक्टली की बात और पर्दे के पीछे की बात नहीं करते हैं। जो बोलते हैं वो सामने बोलते हैं, और यही हमारा हर जगह का नज़रिया होता है। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो मैटर नहीं करता आतंक समाचार के लिए, क्योंकि आतंक समाचार जो है वो पारदर्शिता पे और ट्रांसपेरेंसी पे विश्वास करता है, डबल स्टैंडर्ड पे विश्वास नहीं करता। तो आतंक समाचार कहता है कि डॉरी सिस्टम जो है वो गलत है, दहेज प्रथा जो है वो गलत है, इसे ख़त्म होना चाहिए। और भारत में 1961 से पहले से ही इसे बुरा माना जा रहा होगा, तभी तो ये 1961 में आकर इसके खिलाफ कानून बने, और अभी भी वो कानून चल रहा है। इंडियन पिनल कोड के अंदर या फिर इंडियन सिविल लॉ के अंदर, सब के अंदर कानून बने हुए हैं अलग अलग। और भी 1975 में, 1977 में, 1985 में अलग अलग रूल्स वगैरह आते गए दहेज को रोकने के लिए, लेकिन ये दहेज रुका नहीं। सरकार कानून बनाएगी, लेकिन दहेज जो है वो रुक नहीं पा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस सारे दहेज प्रथा से ऊपर उठकर मैं इन जनरल एक चीज़ कहना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि जो कानून है वो हमें बाध्य कर सकता है, हमें रोक सकता है, लेकिन अगर किसी चीज़ का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो इथिक्स और मोरालिटी से ही निकलेगा। अर्थात कानून जो है वो हमें रोक सकता है, नैतिकता जो है वो हमारा समाधान कर सकता है, हमारे समस्या का समाधान कर सकता है। समाधान के लिए नैतिकता ज़रूरत है। कानून जो है वो आपको बाउंड करेगा कि आप ये ना करें, लेकिन नैतिकता जो है वो उस चीज़ को आपके अंदर से रोकेगा। कानून जो है वो बाहरी शक्ति है जो आपको बाहर निकलने से या इन सारे सीमा से बाहर निकलने से आपको रोकेगा, लेकिन जो नैतिकता है वो आपको इंटरनल फीलिंग है, जो आपके दिल की बात है वो आपको दिल से रोकेगा। अर्थात यहाँ पे मेरा ये कहना है कि अगर नैतिकता सही हो जाएगी तो कानून की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब नैतिकता बुरी होती है तभी जाकर कानून को आगे आना पड़ता है, क्योंकि जब चीज़ें गलत हो रही होती है तो कानून को उसे रोकने के लिए बनना पड़ता है। तो अगर हम नैतिकता और नैतिक आधार पर अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो कानून की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब सारे लोग नैतिक मूल्यों का पालन करने लगेंगे तो कानून की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा यहीं पे कहना है कि संविधान हो, कानून हो, ये सब चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को, हमारे देश को या फिर हमारे संसार को। क्योंकि जब नैतिकता मरती है, तब नैतिकता मरता है, तब जाकर ये चीज़ें जो आती है, कानून जो आता है, जो रूल और रेगुलेशन आता है, संविधान की बात आती है, ये सारी चीज़ बनते हैं। तो लॉ जो है वो फाउंडेशन है, एथिक्स जो है वो सॉल्यूशन है। तो हमें नैतिकता को अगर मरने नहीं दें, अगर हम लोग का नैतिकता ना मरे तो ये सारी अनैतिक चीज़ें हो ही ना और कानून की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बात आती है कि कानून भारत में बना, दहेज के खिलाफ कानून बना, और मैं जहाँ पर मेरा वंचक व्यापार समूह जहाँ से रजिस्टर्ड हुआ, बिहार की बात करें तो बिहार में भी इसके खिलाफ कानून है। अलग अलग राज्य भी इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए हुए हैं, लेकिन चाहे वो बिहार की बात करें, चाहे वो पूरे भारत की बात करें, मैं भारत की कानून की बात कर रहा हूँ, चाहे वो विश्व की बात करें, मैं भारत पे ही आता हूँ, तो पूरे भारत की बात करें तो कहीं पर भी ऐसा कहीं इच्छा शक्ति नहीं दिखती किसी भी सरकार की कि वो इस कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे। यहाँ तक कि सरकार भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सारी चीज़ों का, कानून से ऊपर उठकर इन सारी चीज़ों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर लेती है, या तो आंख बंद कर लेती है, या फिर जो भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो बात आती है कि ये दहेज जो है अगर गलत है तो रुकेगा कैसे। तो रुकने के लिए दो ही पक्ष रोक सकता है इसको, या तो देने वाला या तो लेने वाला। या तो जो दहेज दे रहा है वो रुक जाए, या तो जो दहेज ले रहा है वो रुक जाए। लेकिन बात आती है कि दहेज देने वाला रुक भी जाए, दहेज लेने वाला नहीं रुकता। और दहेज अगर देने वाला रुक जाए, दहेज लेने वाला के पास वैसा सिचुएशन ला दे कि हमें इन सारी चीज़ों के खिलाफ ही काम करना है, तो फिर दहेज लेने वाला भी एक समय पर उस स्थिति में आ जाएगा कि उन्हें इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर सोचना होगा। लेकिन यहाँ पर दहेज देने वाला, लेने वाला तो ले रहा है, वो तो गलत कर ही रहा है, उससे रुकना ही चाहिए। यार किसी एक को अगर रुक जाएगा तो दूसरा अपने आप आज नहीं तो कल रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दहेज देने वाला है वो ही नहीं रुकना चाहता है, वो भी चाहता है कि अगर मैं
ये चीज़ कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ, तो मुझे वो जो परिवार है वो ज़्यादा आर्थिक पक्ष पे, आर्थिक तरीके से ज़्यादा मजबूत मिलेगा। या फिर कहें तो हमारे जो बेटी जो अगले के घर में जा रही है वो वहाँ पे प्रताड़ित नहीं की जाएगी। हमारा सोशल स्टेटस बढ़ेगा, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पैसे देंगे समाज जो है उसको उतना ज़्यादा वैल्यू देगा, हमारा प्रतिष्ठा बढ़ेगा। इन सारे ढकोसलेबाजी में, इन सारे दिखावे में जो वधु पक्ष होता है वो यहाँ तक कि अपना घर बेचकर भी, अपना बहुत सारा सामान बेचकर भी, ज़मीन बेचकर भी वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर जो लेने वाला होता है, जो वर पक्ष होता है, वो उसका डिमांड होता है, वो उसका मांग होता है, वो उस मांग को पूरा करता है, क्योंकि उसे लगता है अगर हम इस मांग को पूरा कर देंगे तो ये चीज़ हमारे बेटी के लिए या फिर हमारे परिवार के लिए या फिर हमारे समाज के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय बन जाएगा। ये कैसी प्रतिष्ठा, ये कैसा सोच, ये ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसे ढकोसलेबाजी के कारण ही तो आज हमारा जो नैतिक समाज था वो आज अनैतिक होता चला जा रहा है। तो हमें इन सारी चीज़ों को सोचना होगा कि जो चीज़ आपको आपके ज़मीर को बेचकर, ज़मीर को रोककर अगर आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है तो वो चीज़ें गलत हैं। अगर लेने वाला नहीं रुक रहा है तो देने वाले को रुकना होगा। अगर लेने वाला, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दहेज नहीं लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दहेज नहीं देते हैं, दहेज के खिलाफ हैं, वो इसके खिलाफ कानून में भी शिकायत करते हैं, कानून के तहत शिकायत करते हैं, अलग अलग जगह जाकर शिकायत करते हैं। लेकिन मैं वैसे लोगों का सम्मान करता हूँ, लेकिन वैसे लोग जो हैं वो समाज में बहुत कम हैं। समाज में अगर 90%, अगर 10% अच्छे लोग हैं तो 90% बुरे लोग हैं। अगर 20% दहेज के खिलाफ अपना कदम उठाते हैं तो 80% जो हैं वो नहीं उठाते हैं, वो उसी चीज़ में बहना चाहते हैं, उसी चीज़ में चलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इसके खिलाफ जाएंगे तो उन्हें अलग अलग तरीके से सामाजिक तिरस्कार और बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि समाज ही उन्हीं सारे वैसे ही विचारधारा से अगर बना हुआ है तो ये सारी चीज़ें उनके मन में आ जाता है। लेकिन फिर भी कदम तो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर गलत है तो गलत है, तो उसके खिलाफ अगर आपको अकेले ही कदम उठाना पड़े तो उठाना चाहिए, उठाना पड़ेगा। अब बात यहाँ पर आती है, एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है सरकारी नौकरी। यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे जो लड़के होते हैं, बहुत सारे जो नौजवान होते हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे चले जाते हैं। वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, अगर मैं 30,000 40,000 का महीना, 50,000 1 लाख 1.5 लाख का महीना कमाऊंगा, अगर सरकारी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी में अगर मैं प्यून भी बन जाता हूँ, मैं किसी पद की का असम्मान नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पद को अपमानित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्यून का मतलब यहाँ पे ये चीज़ हुआ कि हाँ, मुझे अगर कम पैसे भी मिले तो अगर मैं सरकारी नौकरी में जाता हूँ तो वो शायद मेरे दहेज को बढ़ा देगा। तो बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि उनका दहेज बढ़ जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा होगा तो हमारा जो दहेज वाला जो समाज है, जो सरकारी नौकरी के प्रति जा रहा है, वो उसमें एक फिट बैठेंगे, वो एक वेल फैक्टर के तौर पे काम कर जाएगा वो सरकारी नौकरी। और ये लोग उन सारी चीज़ों पर जाते हैं और फिर उसके आधार पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे, मैं सब सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी, उनका सरकारी नौकरी के पीछे उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है वो दहेज होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत हैं जो इसी मोटिवेशन के आधार पे सरकारी नौकरी की बात या सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं। फिर वो 20 लाख 30 लाख 40 लाख जाति के आधार पे, अलग अलग सोसाइटी के आधार पे, अलग अलग धर्म के आधार पे अपना पैसा तय कर लेते हैं कि मैं इतने में बिकूँगा, मैं जो बिका हूँ वो इतने दाम में बिकेगा, ये इंसान, मेरा जो वैल्यू है ये इतने दाम का है, और किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, मतलब हैं तो सारे बिकाऊ ही बिकाऊ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं दहेज के खिलाफ तो हूँ, लेकिन मैं दहेज नहीं लूँगा, लेकिन मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जाऊँगा, घर वालों के विरोध नहीं करूँगा, अपने पेरेंट्स का, अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी का या फिर जो भी चाचा चाची हैं इनका विरोध नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता, वो उनके बीच में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। अगर वो लोग लेना चाहें तो ले, मैं नहीं लूँगा। तो इन लोगों से मेरा यही कहना है, आतंक समाचार का यही कहना है कि ये लोग वैसे लोग हैं
जो संस्कार के नाम पे कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा संस्कारी हूँ, मैं इनका विरोध नहीं करूँगा, तो यहाँ पे ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर संस्कार आपका मजबूत है, अगर आप संस्कारी हैं, अगर आप वास्तव में संस्कारी हैं, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। गलत चीज़ का विरोध करना, असंस्कार का विरोध करना भी संस्कार है, चाहे वो आपके घर वाले ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका समाज ही क्यों ना हो, हमें उसका विरोध करना होगा, क्योंकि वो चीज़ गलत है। अगर गलत है तो वो चीज़ का विरोध करना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो अलग अलग एंटी सोशल एक्टिविटी, अलग अलग गलत, चाहे वो दारू पीने की बात हो, मैं दारू को गलत नहीं कहता, लेकिन इनके नज़र में गलत होता है। दारू पीने की बात हो, चाहे वो बहुत सारे लोगों की नज़र में गलत होता है, चाहे दारू पीने की बात हो, चाहे सिनेमा देखने की बात हो, या फिर बाहर जाकर पार्टी करने की बात हो, ये वहाँ पर अपने पेरेंट्स से नहीं पूछते। लेकिन जब बात आती है दहेज की तो कहते हैं ये पेरेंट्स की बात है, ये सोसाइटी की बात है, ये चाचा ताऊ की बात है, ये दादा दादी की बात है, ये वो लोग देख लेंगे। ये वो लोग नहीं देखेंगे। इनके मन में ये होता है कि इस चीज़ में अगर मैं बोलूँगा तो मेरा नुकसान है, मतलब इनके अंदर ये होता है कि मैं अगर इसका विरोध करूँगा तो इसमें नुकसान तो मेरा ही है। तो मैं यहाँ पर अपने ऊपर ये चीज़ नहीं लेता हूँ, मैं अपने घर वालों पे ये ब्लेम थोप देता हूँ कि चलो अगर लेंगे भी तो ये उनकी। तो यहाँ पर आप अपना पारिवारिक दायित्व भी नहीं निभा रहे हैं। आप अपने आप को बचाने के लिए, उस आर्थिक नुकसान को भी न होने देने के लिए आप अपने परिवार वालों को गलत होने पे मजबूर कर रहे हैं, या फिर गलत होने में आगे बढ़ते देना चाह रहे हैं और उनको रोकना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर जहाँ पे संस्कार की बात करते हैं ये लोग कि मैं बहुत बड़ा संस्कारी हूँ, मैं घर वालों का विरोध नहीं करूँगा, यहाँ पे ये घर वालों का भी अपमान कर रहे हैं अगर उन्हें इस सारी चीज़ों से रोक नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देखना होगा कि हमें इन सारी चीज़ों का भी बहिष्कार करना होगा, सामाजिक बहिष्कार करना होगा, पारिवारिक बहिष्कार करना होगा अगर ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अगर नहीं हो रहा है, अगर परिवार में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, अगर सब लोग बहुत अच्छी चीज़ें बातें कर रहे हैं और दहेज के खिलाफ बातें चल रही हैं और ये सारी चीज़ें सही तरीके से चल रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है तो वहाँ पर गलत है। अब मैंने इस दहेज पे जब विश्लेषण करने का सोच रहा था तो मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की, आज से पहले अलग अलग तरीके से, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, या फिर जैसे भी, बहुत सारे लोगों से बातें की। तो बहुत सारे लोगों ने सही बोला, बहुत सारे लोगों ने गलत बोला, लेकिन गलत बोलने वाले की तादाद ज़्यादा है, सही बोला। यहाँ पे एक फैक्टर इन रिसर्च में मुझे एक फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गया, जो शायद बहुत कम लोग इस पर विचार करते होंगे, या विचार करते भी होंगे तो इग्नोर कर देते हैं कि ये जो दहेज है ये दिया क्यों जाता है। आप कह तो रहे हैं, मैं कह तो रहा हूँ, आतंक समाचार कह तो रहा है कि मैं दहेज प्रथा का विरोध करता हूँ। तो दहेज प्रथा का विरोध करता हूँ का इसका मतलब क्या है कि वधु पक्ष को वर पक्ष को कुछ देना नहीं चाहिए, वर पक्ष को वधु पक्ष से कुछ आर्थिक संपत्ति लेनी नहीं चाहिए, या फिर वस्तु लेनी नहीं चाहिए शादी के समय, विवाह के समय। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैटर करता है, मैटर ये करता है कि हमारा जो समाज है, कम से कम भारत का जो समाज है, वो यहाँ पर एक चीज़ें लेकर चलता आ रहा है। वो बेटा और बेटी के बीच में अंतर करते आ रहा है। वो यहाँ पर बात आती है संपत्ति की। जब एक मान लेते हैं कि उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, एक बेटा और एक बेटी है, किसी घर में एक बेटा और एक बेटी है। अगर दहेज दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है, उसका बाप ये सोचता है कि मैं अगर दहेज दे दिया तो इसका मतलब ये है कि अब ये बेटी जो है ये अगले के की संपत्ति हो गई, अब इसका इस घर के ज़मीन या इस घर के संपत्ति पे अब इसका कोई अधिकार नहीं है, अब जो है वो सारा मेरे बेटे का है। तो यहाँ या अगर दो बेटा दो बेटी है तो यहाँ पे दोनों बेटी को बाहर कर दिया गया, दहेज देकर शादी कर दिया गया, पराया धन मान लिया गया, और बाकी जो संपत्ति है वो दो बेटों में बांट दी गई। ऐसा ही करके जितने बेटे हैं और बेटियां, तो बेटियां को साइड कर दिया गया दहेज देके, क्योंकि उनके मन में ये है कि अगर दहेज देंगे तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, संपत्ति पे फिर उनका अधिकार लगभग वो लोग मान लेते हैं कि खत्म हो जाएगा। हालांकि सरकार कहती है कि खत्म नहीं होगा, लेकिन चीज़ यही होती है कि वो मान लेते हैं कि खत्म हो जाएगा, और लड़का वाला भी मान लेता है कि चलो कोई बात नहीं, पैसा मिल गया तो उनमें संपत्ति नहीं। तो यहाँ पर मेरा यही कहना है, आतंक समाचार का यही कहना है कि दहेज तो बिल्कुल प्रतिबंधित हो न हो, लेकिन अगर वधु पक्ष के घर की जितनी भी संपत्ति है उसका जो बंटवारा है वो भाई और बहन में बराबर, क्योंकि चीज़ें ये होती है,
भाई और बहन बराबर हो, और अगर जिस लड़की का शादी अगर जिस लड़के से हो रहा है वहाँ पर भी अगर भाई और बहन है तो वहाँ पर भी बराबर, सारा कुछ बराबर होना चाहिए। संपत्ति का बंटवारा जो है वो बराबर होना चाहिए। संपत्ति का बंटवारा बराबर न होना, ये कहीं ना कहीं सबसे मुख्य कारण है दहेज प्रथा के का, या फिर दहेज प्रथा के शुरुआत का, या फिर बेटियां को पराया धन मानने का। ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा गलत है, और यही जो है ये सबसे बड़ा जड़ है, ये दहेज प्रथा है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये चीज़ें देखेंगे, अगर हम दहेज प्रथा का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पैसा नहीं लेना, हमें सामान नहीं लेना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो लड़की है वो, चाहे वो वहाँ पर एक बेटी है, दो बेटी है, चार बेटी है, वो चारों जो है अपने अपने ससुराल जाकर वहाँ की संपत्ति हो गई, या फिर वहाँ पे वो सारी चीज़ें हो गई, वहाँ उनका परिवार हो गया। आपका जो संपत्ति है वो आपके मायके में भी है, आपको वहाँ पर भी बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, मिलनी होगी। अगर दहेज को हम रोक रहे हैं, दहेज को प्रतिबंधित कर रहे हैं, तो वहाँ पर संपत्ति का बंटवारा भी बराबर होना चाहिए। नहीं तो जो लोग दहेज ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पर आ रही है। लेकिन बात दहेज में ये होती है कि दहेज में लड़की का पक्ष अगर जितना आर्थिक मजबूत नहीं है, उसको लड़के के पक्ष के द्वारा मजबूर किया जाता है कि आपको इतना देना होगा, क्योंकि मेरा लड़का जो है वो आर्थिक रूप से इतना ज़्यादा मजबूत है, तो आपको ये चीज़ देना होगा। जिसके कारण से वो अपनी संपत्ति, अपनी हैसियत, अपने औकात, अपनी क्षमता से ऊपर उठकर उसे लोन लेना पड़ता है, या फिर ज़मीन बेचनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जहाँ पर वो चीज़, वो परिवार जो है वो टूट जाता है। तो दहेज में ये फैक्टर भी है कि वहाँ पर औकात, क्षमता से ऊपर इंसान को जाकर अपनी बेटी को ब्याहना पड़ता है। जबकि अगर दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी और संपत्ति के बंटवारे की बात, जैसा मैं कह रहा हूँ, आतंक समाचार कह रहा है कि संपत्ति का बंटवारा बराबर हो, तो वहाँ पर अगर लड़की पक्ष जो है वो गरीब है, मान लेते हैं कि उसके पास 1 कट्ठा ही ज़मीन है या 1 एकड़ ही ज़मीन है, उसके पास ज़्यादा और कुछ नहीं है, तो उस 1 एकड़ में आधा एकड़ ही मिलेगा। तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वर पक्ष को जो है वो लगता है कि ये आर्थिक नुकसान है। तो आप शादी कर रहे हैं, आप विवाह कर रहे हैं, आप मैरिज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, और वो रिश्ता जो है वो व्यापार नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। वहाँ पर आपको पैसे से ऊपर उठना होगा। अगर आप पैसे से रिश्ते को देखने लगेंगे तो फिर वहाँ पर ना तो आपका रिश्ता रहेगा, ना तो आपका पैसा रहेगा, और आप तो रहेंगे नहीं ही रहेंगे, क्योंकि हर इंसान को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन जाना ही है। तो यहाँ पर अगर आप विवाह कर रहे हैं तो विवाह वो पवित्र चीज़ है, वो होली चीज़ है, वो बेहतरीन चीज़ है, जिसे हमें महसूस करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमें जन्मांतर की बातें करनी चाहिए। वहाँ पर हमें आर्थिक पक्ष और ये जो व्यवसायीकरण, जो व्यापारीकरण है, जो दलाल बने हुए हैं कि हम शादी करेंगे तो इतना पैसे लेंगे, या पैसा लेके, या फिर बेटी वाला है कि हम पैसा देकर शादी करेंगे, या फिर ये सारी चीज़ें आती है, तो ये कहीं ना कहीं ये शादी को कहीं ना कहीं सौदा बना देता है, शादी को कहीं ना कहीं व्यापार बना देता है। और विवाह जो है, मैरिज जो है, ये व्यापार नहीं, ये एक संस्कार है, ये एक परंपरा है, और ये जो है ये जन्मांतर का बंधन है, जो व्यापार से कहीं ऊपर है, कहीं ज़्यादा पवित्र है, कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। नमस्कार।